नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज से हम डेली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो ये क्वेश्चन होंगे ये स्पेशली यूपीएससी के लिए बनाए गए हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन फोसे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर एक फोटो है, ये है जॉन फोसे। इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से इन्होंने किस सेक्टर में या फिर किस क्षेत्र में इस पुरस्कार को जीता है। उम्मीद है कि आपने अपने मन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा और इसका एक आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है साहित्य यानी लिटरेचर। इन्होंने लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार जीता है। किसने? जॉन फोसे ने। आपको पता होगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो हम 6 कैटेगरी में देते हैं। पहला है लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, और 5th नंबर पे आता है पीस यानी शांति पुरस्कार, और फिर आता है इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो 6 कैटेगरी हैं, इन्हीं 6 कैटेगरी में हम नोबेल पुरस्कार को देते हैं। जो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में यानी इस साल, वो किसको किसको दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है। पहले का नाम है कैटलिन कारिको और दूसरे का नाम है ड्यू विसमैन। फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस, एनी एल हुडलियर। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मोंगेजी पावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। लिटरेचर में हम आपको बता चुके हैं जॉन फोसे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनके बारे में हमारा आज का क्वेश्चन था पहला। और पीस जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है नरगिस मोहम्मदनी को। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे इनकी। तो ये आपने देख लिया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जो आर्थ माइक्रोबायोम होते हैं, आर्थ माइक्रोबायोम जिनको इंग्लिश में गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आर्थ माइक्रोबायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, आंत माइक्रोबायोम मुख्य रूप से पेट में जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर को तोड़ने में सहायता करते हैं। सेकंड नंबर पे है, यह मस्तिष्क यानी ब्रेन के कार्य, व्यवहार और चिंता, अवसाद और तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। उम्मीद है कि आपने इसका भी आंसर अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी, यानी ये दोनों ही ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अब हम बात करते हैं कि गट माइक्रोबियम होते क्या है। देखिए, आपको पता है कि ये हमारा गट सिस्टम है, जहाँ पर खाना को पचाने का जो काम होता है वो होता है। ठीक है, लेकिन खाना पचाने का काम कौन करता है? जैसे कि आपको पता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें जो कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर फाइबर, उसको तोड़ने का काम करते हैं। छोटे छोटे में इसको तोड़ने का काम करते हैं कौन? गट के माइक्रोबायोम। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये जो हम खाना खाते हैं उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे इसको पचाने में, खाने को पचाने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था यहाँ पर कि जो गट माइक्रोबियम है मुख्य रूप से पेट में जटिल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर को तोड़ने में सहायता करते हैं, तो ये तो इस हिसाब से सही हो गया। इसके और भी काम है, जैसे कि जब जो गट माइक्रोबियम है अगर हेल्थी होंगे, ठीक है, जो गट माइक्रोबियम हेल्थी होंगे तो ये अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। खाना अच्छे से, मतलब बहुत ही छोटे टुकड़ों में हो जाएगा और अच्छे से पच पाएगा। उससे क्या होगा कि जो फैट होता है ना, मतलब हमारे पेट के अंदर जो फैट बन जाता है वो फैट नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, जब ये जो माइक्रोबियम है ये हेल्थी नहीं होंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, जो हमारा खाना है वो सही से पचेगा नहीं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और हमारे पेट के ऊपर चर्बी बनने लगेगी, फैट बनने लगेगा।
जिससे कई सारे हमारी बीमारियां हो सकती हैं, हम मोटे हो सकते हैं, हमें टीबी हो सकती है, ठीक है, और क्या बोलते हैं डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से ये संबंधित है और ये हमारे ब्रेन से भी संबंधित है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पेट से ही स्टार्ट होती है। तो ये जो सेकंड आपने यहाँ पर ऑप्शन देखा कि जो ब्रेन के कार्य हैं, व्यवहार है, चिंता है, अवसाद है, तनाव है, इससे भी संबंधित है, इसको भी प्रभावित करता है। इसी हिसाब से ये दोनों ऑप्शन हैं ए और बी, दोनों ही इसके आंसर सही हैं। यहाँ पर अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो यहाँ पर इनकी आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है उचित मूल्य की दुकान। देखिए उचित मूल्य की दुकान को हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि उचित मूल्य की दुकान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है फेयर प्राइस शॉप भारत में सरकार द्वारा संचालित एक विनियमित रिटेल आउटलेट या स्टोर है। ऑप्शन दूसरा है लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए ईपीओएस इसका क्या फुल फॉर्म है, यह है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों के साथ एकीकृत किया गया है। ऑप्शन थर्ड है इन दुकानों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित एवं पिछड़े वर्गों पर आर्थिक बोझ को कम करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं। बोला गया है कि जो ऊपर जो हमें कथन दिए गए हैं उनमें से कितने सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सही नहीं है। आपको बताना है कि एक सही नहीं है, कि दो सही नहीं है, कि तीन सही नहीं है। यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न है यूपीएससी का, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, केवल तीन सही हैं, कोई भी सही नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने इसका आंसर भी देख लिया होगा कि इनमें से कितने गलत हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए, केवल एक गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है ना, इसीलिए केवल एक गलत है। अब कौन सा गलत है और कौन से सही है। देखिए जो ऊपर वाले जो दो आपको देखने को मिलेंगे ये दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला है ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है, इसीलिए हमारा एक आंसर है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, गलत ही पूछा गया है। अब देखिए जो फेयर प्राइस शॉप होती है ना उसको भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और ये एक रिटेल आउटलेट या स्टोर होता है, ये भी ठीक है। तो इसी हिसाब से पहला ठीक हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब किसी को राशन मिलता है तो वहाँ पे जो तोलने की मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन होती है, ठीक है, ये आपने नोटिस किया होगा। तो इस हिसाब से ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। एक और दो दोनों सही हो गए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गलत क्यों है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दुकानों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जो ये लिखा है ना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ लिखा है। यहाँ पर लिखा है एवं पिछड़े वर्गों पर आर्थिक बोझ को कम करना है। ये जो लाइन लिखी है ना ये लाइन ही गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों पर आर्थिक बोझ कम करना है, ये गलत है। पिछड़े वर्गों पर आर्थिक बोझ कम नहीं करना है, हमें जिनकी कम आयु है, सॉरी जिनकी कम आय है ना, जो आय है लोगों की वो कम है, उनकी आर्थिक बोझ कम करना है, ना कि पिछड़े वर्गों का ही। सिर्फ जितने भी लोग हैं जिनकी कमाने की क्षमता कम है, उनकी आय कम है, उनका आर्थिक बोझ कम करना है, ना ही किसी एक सेक्टर को, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, इसीलिए हमारा केवल एक आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में व्याख्या देखनी है यहाँ पर इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान नफरत फैलाने वाले भाषण। देखिए नफरत फैलाने वाले भाषण को हम बोलते हैं हेट स्पीच, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेट स्पीच। संविधान नफरत फैलाने वाले भाषण को मुख्य रूप से व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ नफरत भड़काने के रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन 1 ये है। ऑप्शन 2 है आईपीसी की धारा 295A उन दंडात्मक कृत्यों से संबंधित है जो जानबूझकर अथवा दुर्भावनापूर्ण इरादे से व्यक्तियों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अपने मन में कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पूछा हुआ है, सही पूछा हुआ है, इसीलिए केवल जो 2 है यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान। हमारे संविधान में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि संविधान में हेट स्पीच को परिभाषित किया गया है, बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि हमारे संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर संविधान के अंदर हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है तो क्या कहीं पे इसको किया गया है या नहीं? तो देखिए इसका जवाब है किया गया है। भारत का जो विधि आयोग है, विधि आयोग अपनी कई सारी रिपोर्टें निकालता है। उसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 267 है, उसके अंदर इसको परिभाषित किया गया है, ना कि संविधान के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ नफरत भड़काने के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे संविधान में नहीं किया गया है इसको तो विधि आयोग के एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। सेकंड नंबर पे सही कैसे है? तो देखिए आईपीसी की जो धारा है 295, ठीक है, इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको देखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको पता है कि कुछ भी बोलने का अधिकार या फिर हमें भाषण देने का अधिकार कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19 से मिलता है। आर्टिकल 19 से मिलता है, अनुच्छेद 19 से मिलता है। लेकिन उसके अंदर भी हमें बहुत सारे मतलब चीज़ें बता रखी हैं कि अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो उसको हम रोक सकते हैं, जैसे कि संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि अथवा किसी अपराध को भड़काने के हित में हम प्रतिबंध को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने चीज़ें देखी ना, अगर कोई भाषण दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उससे इन सारी चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस भाषण को या फिर उस बातों को हम रोक सकते हैं। ये हमारे जो आर्टिकल 19 है उसी के अंदर दिया गया है। इसको हम बोलते हैं उचित प्रतिबंध लगाना, ठीक है, उचित प्रतिबंध लगाना। भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं तो आईपीसी की जो धारा 153A 153B है, इसमें बोला गया है कि समूहों के बीच शत्रुता और घृणा उत्पन्न करने वाले को हम दंड करते हैं, ठीक है। फिर आईपीसी की जो धारा है 295A, ठीक है, इसमें भी इसको कहा गया है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन था जो कि बिल्कुल सही है। फिर आता है धारा 505A 5052, इसमें भी बोला गया है कि ऐसी सामग्री जिसको हम प्रकाशन करते हैं या फिर उसका प्रसार करते हैं वो अपराध होगा अगर वो किसी समूह को मतलब घृणा पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको नाडा कहते हैं। नाडा की जो फुल फॉर्म है वो है इंग्लिश में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाडा की स्थापना भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में किया गया है या की गई थी। यह हो गया आपका ऑप्शन 1। नाडा का प्राथमिक उद्देश्य वाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना है। यह आपके ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन 3 है वाडा को खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये आपके हो गए 3 ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है और कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने अपने मन में इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी सभी 3 सही हैं, यानी जो तीनों हैं ए बी सी तीनों ही यहाँ पर सही हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि डोपिंग क्या होता है। देखिए जब हम कोई खेल खेलते हैं तो किसी भी एक आदमी की एक कैपेसिटी होती है कि मान लेते हैं कोई रनिंग कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है कि वो इतने तेज भाग सकता है, इतने दूर तक भाग सकता है या फिर इतने देर तक भाग सकता है। लेकिन अपने भागने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो कुछ ड्रग्स ले लेता है जो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। खेल में अगर 4 लोग दौड़ रहे हैं, एक आदमी ड्रग लेके दौड़ रहा है, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। इसी को रोकने के लिए नाडा को बनाया गया था। मान लीजिए कि कोई वेट लिफ्टिंग करता है, अगर वो कोई ड्रग ले लेता है और उसके द्वारा ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करता है तो ये भी गलत है। तो उसको रोकने के लिए नाडा को बनाया गया था, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन सही क्यों है, ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए जो नाडा है, जिसकी हमने फुल फॉर्म आपको बताई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो नाडा है ना,
ये भारत के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। इसकी स्थापना की गई थी कि हम भारत के अंदर डोप मुक्त खेल करवा सकें, इसलिए की गई थी। ये बिल्कुल सही है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के द्वारा किया गया है इसको, ये भी बिल्कुल सही है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। और इसके द्वारा इसको एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। जो नाडा है उसको 2005 में स्थापित किया गया था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नाडा का प्राथमिक उद्देश्य वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना है। देखो जो वाडा है ना, यहाँ पर आपको नाम पे ही चल रहा है, ये वर्ल्ड में है, ठीक है। वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी है, यानी ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है। और जो नाडा है वो सिर्फ भारत में काम करती है। पहले वाडा बना था, ठीक है। वाडा के जो नियम है, जो कोड है, उसको लागू करने के लिए हमने भारत के अंदर नाडा बनाया, ठीक है, कि हम खेलों के अंदर जो गैर कानूनी ड्रग्स हैं उनको रोक सके। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया कि जो नियम है, जो कानून है वाडा के, उसको लागू करना है नाडा का काम, ठीक है। तो थर्ड नंबर है वाडा, ठीक है। लिखा हुआ है वाडा को खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि नवंबर 1999 में वाडा की स्थापना की जाती है, ठीक है। लेकिन होता यह है कि खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है 2005 में, और इस सम्मेलन के द्वारा ही वाडा को मान्यता दी जाती है, ठीक है। मान्यता दी जाती है, यानी 2005 में इसको मान्यता दे दी जाती है सम्मेलन के द्वारा। तो इस हिसाब से ये भी सही हो गया। तो आपके तीनों जो ऑप्शन है वो सही हो गए। तो आज आपने 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप किस वीडियो पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।